नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के चर्चित डॉक्टर पीके सिंह। समय निकालने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर साहब से हम बिहार और देश के राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे। पहले मेरा यह सवाल है कि बिहार में एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो कि 90 के दशक से पहले कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव का जो है सत्ता आया, उसके बाद देखने को मिला है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी एक विलुप्त होते जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है सर? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद, नमस्कार। और साथ ही देश और बिहार के तमाम जनता को भी मेरा नमस्कार। आपका सवाल है कांग्रेस की गिरती साख पर, तो मैं कोई विश्लेषक तो हूँ नहीं, राजनीति का बहुत अल्प ज्ञान है मुझे, लेकिन बावजूद इसके यह निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी जो नेशनल पार्टी है, कि नेशनल पार्टी होने के बावजूद अगर किसी अन्य पार्टी से गठबंधन करती है कोई पार्टी, तो निश्चित रूप से वह जनता में विश्वास खोती जा रही है। खोता है इसलिए कमज़ोर हुआ है, इसलिए गठबंधन करता है। तो पहला कारण तो आप सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति लोगों का, आम जनता का विश्वास कमज़ोर हुआ और इस वजह से कांग्रेस को गठबंधन में जाना पड़ा। दूसरी बात कि गठबंधन में जाने के बाद भी आत्ममंथन करना चाहिए पार्टी को कि उसकी मजबूती कायम है या और वह कमज़ोर होती जा रही है। तो इस पर समीक्षा होने के बजाय जो है सो वह केवल बार बार जो है सो गठबंधन में शामिल होती है। और यही वजह है कि जब तक कोई भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो अगर गठबंधन में जाती है तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में, वो कम ही उम्मीद है कि वह पूर्ण बहुमत में आए। और उसका जनाधार जो आत्मबल जो है वह जनता के प्रति विश्वास तो कमज़ोर होगा ही, वो अपने आप में भी उसका आत्मबल मजबूत नहीं हो सकता है। और जब जिसका आत्मबल मजबूत नहीं होगा, वह देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए समुचित कार्य करने में अक्षम होगी। सर, आपका ये सब कहना है कि कोई भी नेशनल पार्टी जब तक गठबंधन में नहीं जाएगा, जब तक गठबंधन करेगा तब तक लोगों के भीतर अपना विश्वास खोता जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है सर, भारतीय जनता पार्टी भी तो 10 सालों से, या यूँ कहे तो जितने भी मतलब 1980 के बाद उनका जो गठन हुआ, उसके बाद जहाँ तक हमें देखने को मिला है कि बिहार में तो हमेशा से वो किसी न किसी गठबंधन में रहता ही आया है। फिर भी वो तो सर पूर्ण बहुमत में आ ही जाता है। 2014 से के बाद ही 3 बार, इस बार 2024 को छोड़ दें तो अपने दम पे 2 बार जो है सो अपना बहुमत प्राप्त कर चुका है। तो इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से आपके समक्ष तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, उत्तर है, वो भी सर्वविदित है कि आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहते हुए कमज़ोर हुई है। जब भी कोई पार्टी का चरमोत्कर्ष पर उसका कार्य नहीं जाता है, परिणाम नहीं होता है, तब तक उससे जनता की अपेक्षा बड़ी होती है। लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर अगर आप खरा नहीं उतरते हैं तो निश्चित रूप से जनता ही आपको जवाब देती है, और वह जवाब आपके समक्ष है। पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में भाजपा बहुत कम सीटें मिली है भाजपा को।
तो यह तो प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके लिए कि गठबंधन में कोई भी पार्टी हो, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है और वह गठबंधन में जाती है तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वो जनता में विश्वास खो रही है। आपको क्या लगता है सर, यदि कांग्रेस और बीजेपी यदि अकेले अकेले लड़ ले तो पूर्ण बहुमत में आ सकता है? देखिए, अब गठबंधन धर्म की जो बात है, गठबंधन का भी एक उद्देश्य होता है। जो देश की व्यवस्था है उसको मजबूती देने के लिए भिन्न भिन्न दलों के लोग भी, उनका भी उद्देश्य होता है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, सबका एक उद्देश्य होता है, विजन होता है देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए। और वह उद्देश्य तो होता है, लेकिन कुछ न कुछ जो है सो अपना अपना एजेंडा होता है, अपनी अपनी संकल्प अपना संकल्प होता है, अपनी सोच होती है, विचारधारा होती है पार्टियां की। तो उसमें आपको यह जानना होगा कि हमको किस विचारधारा के साथ जाना है और उसके सहारे हम देश का, समाज का हित कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। तो उसमें पार्टियां अलग होने से मान लेते हैं अगर सक्षम नहीं होती है सत्ता पाने में, तो इसलिए अन्य पार्टियों का सहारा लेती है। और अन्य पार्टियां भी सोचती है कि मान लेते हैं इस विचारधारा के साथ हम अगर गठबंधन करते हैं तो हमारा जो संकल्प है वह भी निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। और इसी उद्देश्य से गठबंधन धर्म निभाते हैं लोग एक दूसरे से। लेकिन यह निश्चित है कि अगर जितनी भी पार्टियां हैं वह अगर विचारधारा के आधार पर गठबंधन करते हैं तो आपको एक पार्टी में ही सबको विलय कर लेना चाहिए, देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में। तो यह अच्छी बात है। लेकिन तालमेल नहीं होने के बाद वजह से और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो क्या कहते हैं विदेश के मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो ऐसे मुद्दे पर जो है सो कुछ खास है या धर्म की का मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दे पर जो है सो विचार नहीं मिलने की वजह से एक साथ रहने के बावजूद भी विलय होने में जो है सो परेशानी है, तो नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन अगर एक पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से जनता को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए और पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए। सर 2024 से पहले और 2024 के बाद वाले जो भी 2024 से पहले हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत पे, अपने दम पे 10 साल सरकार चलाया और 2024 के बाद जो है गठबंधन, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश और नायडू को माना जाता है। 2014 से पहले और 2024 से पहले और 2024 के बाद वर्तमान नरेंद्र मोदी जी को क्या सरकार चलाने में क्या अंतर आप मानते हैं? देश को चलाने में सक्षम जरूर हैं और सफल भी हैं। हाँ, कुछ खास मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, तो अन्य पार्टियों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतिहास कायम किया है। इंटरनेशनल कॉरिडोर, और आज गांव-गांव में बिजली, सड़क, हवाई मार्ग, हवाई अड्डा, ये सब ऐसी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में कहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में कहिए,
आयुष्मान कार्ड, तो इस सब से लोगों का जो है सो ध्यान आकृष्ट हुआ है निश्चित रूप से भाजपा की तरफ। और कोई भी सरकार अगर जनता के हित में कार्य करती है तो वह लोकप्रिय सरकार कहलाती है। तो आज के दौर में पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में निश्चित रूप से भाजपा का जो कार्य है वो सराहनीय है। माननीय नरेंद्र मोदी का भी जो है सो विश्वास लोगों में जितना मजबूत होना चाहिए उसमें कुछ कमी रही है, इसको मानना पड़ेगा, लेकिन आज भी उनके प्रति लोगों में विश्वास कायम है। सर, आपने कहा कि लोगों के प्रति देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंदर जो है विश्वास की कमी आई है, तो सबसे बड़ा कारण क्या आप मानते हैं सर? महंगाई है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। रोज़गार तो आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है तो अपना भी कोई रोज़गार करके लोग जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन महंगाई एक ऐसा कोड है और ऐसी बड़ी समस्या है जो अपराध को जन्म देती है, भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सौहार्द भाईचारे की बात करते हैं, तो किस लिए हम किसी को लूटते हैं, किस लिए हम किसी को कष्ट देते हैं, किस लिए हम किसी से जलते हैं? उसके पीछे अगर जाइएगा, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि उसके पीछे जो है आदमी का जो दैनिक आवश्यक सामग्री है वह संसाधन जुटाने में दिन रात लगा रहता है। आज आदमी मशीन बन गया है। आज कहीं भी आप कोई संबंध करने जाएं, कोई कार्य करने जाएं, ऑफिस में बैठे हुए हैं और ध्यान कहीं और लगा हुआ है। बेटा हमारा क्या करेगा, बेटी हमारी क्या करेगी, बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, उसका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि हम दिन रात अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। भले ही हम कहने के लिए संसाधित हुए हैं कपड़ों से, खान पान से, लेकिन व्यवस्था से हम दुरुस्त हुए हैं, लेकिन जो आमदनी होना चाहिए, जो अर्निंग होनी चाहिए, आय कहाँ से आएगा, इसके लिए हम मानसिक रूप से जो है सो हमेशा परेशान रहते हैं। आज हर समाज में, हर वर्ग में लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दिन रात उसको होता है कि आगे क्या होगा, आगे कैसे जीवन चलेगा। 2000 रुपया मोनेटाइजेशन में शुरू हुआ, 1000 रुपया बंद हो गया। आज 2000 में सब्जी भर के झोरा मिलाता है लोग। जिस महंगाई की चर्चा हो रही थी कि हम रेल का टिकट नहीं बढ़ने देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने, कम में चाहिए, रसोई गैस कम में मिलेगा, 418 में मिलता था। तो ये कोई विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है तो उसका उद्देश्य होता है कि नहीं, हम इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई विपक्ष भी कोई अच्छी सवाल करता है, कोई निर्माण कार्य के लिए प्रेरित करता है सरकार को, कोई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी बात रखता है, तो सरकार को स्वागत करना चाहिए। सरकार को महसूस करना चाहिए कि इनका जो उद्देश्य है वह देश हित में, समाज हित में, लोक हित में है या नहीं है। अगर देश हित में है, लोक हित में है, समाज हित में है, तो उस पर समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। और यही चीज़ है कि आज हम पक्ष विपक्ष एक दूसरे का खिल्ली उड़ाते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं
और विरोधाभास चरमोत्कर्ष पर है। वहाँ जो आवश्यक बातें हैं, जो मुख्य मुद्दा है, किसी भी विचार मतलब किसी भी पार्टी की जो विचारधारा है, उससे लोग भटक कर अलग अलग बात सोचने लगते हैं, एक दूसरे को दुश्मन के तरह से देखते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाईचारे की भावना, भाईचारे की बात हम करते हैं, सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन हम अपने आप को उससे बाहर निकाल लेते हैं, भटक जाते हैं उस रास्ते से। और यही वजह है कि सरकार उस पर अमल नहीं कर पाती है। और सरकार का तो उद्देश्य, किसी भी सरकार का उद्देश्य है कि आप कम संसाधन में अधिक से अधिक, अगर कोई 5,000 रुपया महीना कमाता है, कोई 10,000 रुपया महीना कमाता है, कोई भी घर का मुख्य सदस्य, और वही घर चलाता है, या कुशल गृहिणी है, तो 5,000 में ही वह थोड़ा दूध भी हो, थोड़ा रोटी भी हो, साग भी हो, दाल भी हो, सलाद भी हो, अगर 2-2 टुकड़ा ही सारा संसाधन एक थाली में सब कुछ जुटाकर परोसती है बच्चों को, घर के लोगों को, तो वह कुशल महिला कहलाएगी। और कोई 1-आधा किलो सब्जी रख दे, 2-4-5 सलाद रख दे, 5 रोटी या चावल रख दे, और कहे कि इतना में कहाँ से होगा, पैसा कम है तो नहीं होगा। लेकिन जो काबिल गृहिणी है वह थोड़ा ही देगी, 2 चम्मच ही देगी, लेकिन सब कुछ देगी। तो यही व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास संसाधन कम है तो कम संसाधन में भी हम जनता को अधिक से अधिक सुविधा दे सकते हैं कि नहीं। आप जितनी भी कंपनियां हैं, सरकारी संस्थाएं थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर लेने वाले लोग मुनाफा लेंगे पब्लिक से, तो दोहन किसका हुआ, शोषण किसका हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है। तो इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अभी जो हुआ है सो हुआ है, आगे इसमें कैसे सुधार होगा इस पर विचार करना चाहिए। 5 किलो अनाज देते हैं आप, जो मजदूर कल खेत में काम करते थे वो खेत में काम करना बंद कर दिए, आप पंगु बना रहे हैं। मनरेगा क्या है, मनरेगा में हर जगह लूट है। आप अपने कोई भी मान लेते हैं संस्था है, जांच, CBI हो, IB हो, जो भी हो, सबको लगा के देखिए आप। सर, अब हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ है, और उसमें आप जो बोल रहे हैं तमाम सारे व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, कि जनता को आप महंगाई से बचने के लिए कुछ न कुछ योजना लाइए, ताकि उस पर कुछ न कुछ घर चलाने में उसको परेशानी ना हो। तो सवाल ये है कि सर, अरविंद केजरीवाल जी जो है, वो तो तमाम सारे योजना के माध्यम से लोगों का जो घर चलाने में जो दिक्कत आता था उस पर कुछ न कुछ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। फिर भी अरविंद केजरीवाल के हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? और वहाँ विकास का मुद्दा गौण हो गया, और दूसरी तरफ केजरीवाल की तरफ जो है सो आकर्षण भी लोगों का कम हुआ, इसलिए कि वह भी कहीं अच्छा काम किए तो कहीं कहीं लोगों का विश्वास कमज़ोर हुआ। भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से वो लिप्त हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, यह मानना पड़ेगा। हम तो जांच नहीं किए हैं और कोई माने सही जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जो भी संस्था अगर जांच की है तो उसमें कुछ तो सच्चाई है ही। और यही वजह है कि आपको वोट बंटने का मुख्य कारण जातिवाद है। और जातिवाद ये ऐसा कोड है, ऐसी इतनी बड़ी समस्या है समाज के लिए कि सब जात से सबको ज़रूरत है। कोई ऐसी जात नहीं है जिसको किसी दूसरे से ज़रूरत है। और हमारे देश की जनता कितना भ्रमित होते हैं नेताओं के
बात में आकर यह भी आश्चर्य का विषय है, जितने विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, वो तो आपको जब एक साथ बैठेंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये बुरी बात है, जातवाद नहीं करना चाहिए, इससे देश का समाज का भला नहीं हो सकता है। लेकिन जब वो संवैधानिक पद पर जाते हैं तो वो भी जातवाद करने लगते हैं। और दुख तब होता है जब आप शिक्षित होकर अशिक्षितों की तरह काम करते हैं, फैसले लेते हैं, तो वह कल जाकर जो है सो आगे भविष्य में आपके लिए भी खतरे की बात है। उसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। और आज यही कारण है कि हम राजद की चर्चा करेंगे, लालू प्रसाद जी की चर्चा करेंगे। भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, चूहा खाने वालों, सब्जी बेचने वालों, चौकीदारी करने वालों, बर्तन धोने वालों, जूठा धोने वालों, दूसरे का गंदगी धोने वालों, मैला उठाने वालों, सब एक हो जाओ, पढ़ना लिखना सीखो। नीचे में मालिक कोई नहीं है, धरती पर मालिक नहीं है, ऊपर में एक मालिक है। आप संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और फिर भी आप समाज को संबोधित करते हैं कि मालिक ऊपर में है। तो आपके घर का मालिक कौन है? आपके राजस्व में लिखाता है कि मालिकाना हक, इस घर का मालिक ये है, इस जमीन का मालिक ये है, स्वामित्व प्रमाण पत्र देते हैं आप। न्यायालय में मालिकाना हक की बात की जाती है तो राजकीय शब्दकोश में मालिक शब्द है, और तब आप एक संवैधानिक पद पर रहकर कहते हैं कि कोई मालिक नहीं है। तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो समाज को, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और दूसरी बात कि जितनी भी पार्टियां हैं, वह अगर कोई भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, सरकार में रहकर, सरकार का मुखिया होकर आप सरकार के कोष को लूटते हैं, धन का व्यय करते हैं, अपव्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अपने सीमित, अपने साधनों के लिए, संसाधन के लिए, तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टी, विपक्षी पार्टी कहता है कि नहीं वो नेता हैं, आदरणीय हैं, तो हमें आश्चर्य होता है। तो हम किसकी शिकायत करेंगे? हम अपने आने वाली संतति को क्या संदेश दे रहे हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं उससे सम्मान करके, सम्मानित भाषा का प्रयोग करके हम क्या संदेश देंगे बच्चों को कि चोरी करो, चोरी करना चाहिए, चोरी करने के बावजूद भी इज्जत मिलेगा। अगर कोई अच्छा काम किया, आप कहते हैं कि माने कोई अगर कहता है कि नहीं लालू जी बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत आवाज़ दिया, तो आप हमको, हम रोसड़ा समस्तीपुर लोकसभा से आते हैं, तो हम लोग राम भगत पासवान को देखे हैं, राम सेवक हजारी को देखे हैं। कांग्रेस की सरकार थी उस समय। क्या उस समय पासवान लोग नहीं बैठते थे? दलित लोग कुर्सी पर नहीं बैठते थे? आज भी नहीं बैठने वाले नहीं बैठते हैं, आज भी नहीं बैठने वाले नहीं बैठते हैं। ये मैं खुली बात कर रहा हूं। और ये बैठते हैं नहीं बैठते हैं, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। इस बात को जो कोई प्रश्रय देता है कि माने जातिवाद है, छुआछूत है, अगर कोई कुत्ता का मांस नहीं खाता है तो मांस मछली खाने वाले को कुत्ता का मांस खिला देगा? अरे मन पटने की बात है। हम किसी के साथ पानी नहीं पी सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। यह हमारी आदमी आज़ादी है। और संविधान में भी अगर कोई भी प्रावधान हुआ है
तो संविधान में समान अधिकार होना चाहिए। मानवाधिकार का हनन हुआ तो जातिवाद तो मेरे संविधान से शुरू हुआ है और उसका दुरुपयोग नेता लोग कर रहे हैं और यही लोग जातिवाद फैला रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं और यही वजह है कि हमारा देश जो है जितना विकसित होना चाहिए वह आज तक विकसित नहीं हो सका। आप 75 वर्ष की राजनीति में पिछड़ा है, दलित है, क्यों है? जो दलित लोग हैं वह एक तो अंबेडकर साहब ने गलती किया, उसके बोर्ड के लोगों ने गलती महाभूल की कि आप सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर होते हुए भी आपने संविधान में गरीबों के लिए अधिकार की मांग की, अवसर की मांग की और उसमें अपना अधिकार समाहित कर लिया, कायम कर लिया। आपने गरीबों के लिए लिया तो गरीबों के लिए करते आप यह करते कि सबसे जो ज़्यादा गरीब है उसको आगे लाने की बात हो और जो अमीर एक बार अमीर हो गया, गरीब ले लिया, वह अगर उसके दायरे से बाहर आ गया है आर्थिक रूप से तो उसको उस दायरे से बाहर करना चाहिए, गरीबों को ही उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन आज कौन ले रहे हैं? ये बात चिराग पासवान करते हैं, जो बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी समझ को भी हम सलाम करते हैं। और बाकी जितने भी पिछड़े नेता हैं जो अपने को पिछड़े का हिमायती बोलते हैं, लालू प्रसाद कितने गरीब यादव की बात करते हैं। टिकट मिलेगा तो अमीर यादव को मिलेगा। आप उसमें आरक्षण दीजिए ना, आप अपने पार्टी में आरक्षित सीट कीजिए ना। जितने भी पिछड़े नेता हैं, पिछड़े को क्या कहते हैं, गरीब, जो आर्थिक रूप से गरीब है उसको अवसर दीजिए आप। सर, आपका सवाल ये है कि आरक्षण का फ़ायदा आपका कहना है कि आधार बने। वही तो सर, कास्ट बेस्ड जो सर्वे आया है, कास्ट बेस हो लेकिन उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको मिलना चाहिए। वही तो सर कंडीशन है। ओबीसी का ले लें तो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं वो आरक्षण तंत्र देश निर्माण के लिए है, उस लोकतंत्र में आपकी हिस्सेदारी नहीं है। आप कहते हैं कि हम हिमायती हैं। अंबेडकर साहब को किसने शिक्षा दिया? क्षत्रियों ने दिया। आरक्षण कौन लागू करवाया? क्षत्रियों ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, प्रधानमंत्री। आपने क्या किया? आप तो गरीब होकर, पिछड़ा होकर, दलित को लूटते हैं, गरीब होकर, पिछड़ा होकर पिछड़े को लूटते हैं और पिछड़ा के हित की बात करते हैं, दलित के हित की बात करते हैं। आपसे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है? गरीब का दुश्मन, दलित का दुश्मन। एक प्रमुख पार्टी है जन सुराज, उसको आप सर किस नज़रिए से देखते हैं? क्या 2025 में आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें क्या अपना इम्पैक्ट डाल पाएंगे? प्रशांत किशोर जी काबिल आदमी हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, सब कुछ है। लेकिन उनकी एक बात हमको याद आ रही है कि यही लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को सीटें कम आई और नीतीश कुमार साहब ने भाजपा का समर्थन किया, साथ में थे, लड़े थे, तो उनका एक वक्तव्य आया, हम सोशल मीडिया पर देखे थे कि नीतीश कुमार को अगर बिहार की चिंता होती तो शर्त रख देते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन नहीं, वह जो सरकार में शामिल हो गए। उनको सत्ता चाहिए, सत्ता सुख चाहिए। तो हमें ये बात हजम नहीं हुआ। हमें आश्चर्य हुआ कि वो भाजपा के मेंटर के रूप में काम कर चुके हैं, पूर्व में जदयू के मेंटर के रूप में काम कर चुके हैं। आपने यह, जब आप उनके साथ कार्य करते थे, उनके सलाहकार थे, रणनीतिकार थे, तो
आपने यह बात क्यों नहीं करवाया बिहार के लिए? सबसे बड़ा सवाल जन कल्याण की बात थी, आपको आगे क्यों नहीं आना चाहिए? तो अविश्वसनीयता तो कहीं न कहीं इनके नेतृत्व पर भी, इनके व्यक्तित्व पर भी, इनके कृतित्व पर भी हमें दिखता है। और अगर उद्देश्य अच्छा है, जनहित की बात है, लोकहित की बात है, तो लोग तो निश्चित रूप से व्यवस्था में जब कहीं, आज एक बात याद आती है, शराबबंदी। आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसी की बात मानता है हर पंचायत में जो शराब का ठेका चलाता है। हर थाना में उसी आदमी की बात चलता है। लेकिन सरकार इससे अनभिज्ञ है, ये भी बात नहीं है। और राजस्व की बात तो अलग है। आज 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, 12 वर्ष का लड़का, बच्चा शराब पीता है, व्हाइटनर, कौन पेट्रोल, क्या क्या यूज करता है। तो आप जिस उद्देश्य से बंद किए, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, क्राइम आज बढ़ा हुआ है। क्राइम कौन करता है? जो शराब बेचने वाला है वही सब क्राइम करता है। सर, जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, वो तो सर कहते हैं कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो केवल 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। तो इस पे उनका क्या विचार है, आपका क्या विचार है सर? शराबबंदी अगर ख़त्म भी हो तो कुछ शर्तों पर हो, उसमें कुछ ऐसे कानून हो जिससे क्राइम नहीं हो और क्या कहते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो। आप भी मानते हैं कि शराबबंदी ख़त्म होनी चाहिए? शराबबंदी बिल्कुल ख़त्म होनी ही चाहिए। और क्या कहते हैं, अगर शराबबंदी बुरी चीज़ है तो पूरे विश्व में आप लीजिए ना, पूरे विश्व को देखिए। सर, केवल एक ही लक्ष्य है, केवल शराबबंदी करके ही बिहार का भला किया जा सकता है सर? नहीं, शराबबंदी बिहार का भला करने के लिए ही शराबबंदी लाया गया। लेकिन शराबबंदी अगर लागू हो जाता तो कुछ लाभ मिलता, कुछ माने मान लिया कि अगर 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए अगर शराबबंदी लागू हो गया तो कुछ लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। चलिए मान लेते हैं सब दिन के लिए हो कि नहीं हो, लेकिन उसका परिणाम तो अच्छा नहीं हुआ है। जिन बच्चों के किताब जो है सो थैले में किताब होनी चाहिए, उनके थैलों में जो है सो शराब की बोतल होता है। पहुंचाते हैं कौन लोग? बच्चे लोग पहुंचाते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। और आपको तो कह दिया, सबसे दुर्भाग्य है इस बात का कि पुलिस प्रशासन जो है ऐसे क्या कहते हैं लोगों को ही प्रश्रय देती है, उसको सुरक्षा देती है जो शराब बेच रहा है, पैसा पहुंचा रहा है। आपका मानना है कि शराबबंदी में सबसे ज़्यादा यदि कोई फ़ायदा कमा रहे हैं तो वो पुलिस प्रशासन ही कमा रहे हैं? हाँ, प्रशासन कमा रही है और उससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह कमज़ोर हुआ है। सरकार की बदनामी हो रही है इससे। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और नीतीश कुमार को सर कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं, और लोगों का मानना है कि उनका 2005 से 10 का कार्यकाल सुशासन बाबू के रूप में भी जाने भी जाते थे और उस पर खरे भी उतरे हैं। लेकिन उसके बाद उनके लोगों के अंदर उनका विश्वास और अफसरशाही पे जो उनका जो है पकड़ जो होता है वो ढीली पड़ गया है। तो इस पे जो है सो आप क्या मानते हैं सर? देखिए, क्राइम तो किसी की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, किसी व्यक्ति की सरकार हो, क्राइम तो पब्लिक करता है ना। लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ प्रशासन जिम्मेदार है। आपको तो कहा कि
मुख्य रूप से जो है सो पुलिस को जिधर काम करना चाहिए, एक है जो व्हीकल जांच। आज आप क्या कहते हैं, कानून लाते हैं, हम केंद्र सरकार के लिए भी कहते हैं और राज्य सरकार के लिए भी कहते हैं। आप जो किसी मोटरसाइकिल चलाने वाले को, आज बच्चा चलाता है 10 वर्ष का, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए।